चैप्टर नंबर 19। अब सब साथ में। हमने अपने धन के मनोविज्ञान के बारे में क्या सीखा? बधाई हो, आप अब तक पढ़ रहे हैं। अब समय है उन चीज़ों के साथ पिरोने का जो हमने अब तक सीखी। यह अध्याय एक सारांश की तरह है, कुछ छोटे और कार्रवाई योग्य पाठ जो आपको बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में सहायता कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट के बारे में अपनी कहानी सुनाना चाहूँगा जो पूरी तरह से गड़बड़ हो गया है। यह हमें इस बारे में महत्वपूर्ण सीख दे सकता है कि धन संपत्ति के प्रबंधन को लेकर सलाह देने में क्या खतरे हो सकते हैं। क्लेरेंस ह्यूरेज 1931 में डेंटिस्ट के पास गए। उनके मुंह में बेतहाशा दर्द था। उनके डेंटिस्ट ने उन्हें दर्द कम करने के लिए एनेस्थीसिया दे दिया। घंटों तक जब क्लेरेंस तो उनके 16 दांत और टॉन्सिल जा चुके थे और फिर सब गलत हो गया। एक सप्ताह बाद सर्जरी की जटिलता कारण क्लेरेंस की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी ने डेंटिस्ट पर मुकदमा दायर कर दिया, लेकिन इसलिए नहीं कि सर्जरी में गड़बड़ी हुई। 1931 में हर सर्जरी में जान जाने का जोखिम रहता था। उनकी पत्नी के अनुसार क्लेरेंस ने कभी भी सर्जरी के लिए सहमति नहीं दी थी, और अगर आपसे पूछा गया होता तो आप भी नहीं देते। यह मामला अदालत में चलता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 1931 में डॉक्टर और मरीज के बीच सहमति इतनी पारदर्शी नहीं थी। एक अदालत ने संक्षेप करते हुए कहा कि डॉक्टर को सर्वश्रेष्ठ मेडिकल निर्णय लेने की स्वतंत्रता की आवश्यकता है। इसके बिना हम विज्ञान को उन्नति का लाभ नहीं उठा सकते। अधिकांश इतिहास में एक डॉक्टर का लोकाचार मरीज को ठीक करना होता है, और मरीज डॉक्टर के इलाज के बारे में जो भी सोचता है वह महत्वपूर्ण नहीं होता। डॉक्टर जे के केटर्स के किताब द साइलेंट वर्ड बिटवीन डॉक्टर एंड अ पेशेंट के इस दर्शन शास्त्र के बारे में लिखा है। डॉक्टर को लगता है कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वे अपने मरीजों की शारीरिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाध्य थे, और वह भी अपने प्रतिकार में इलाज संबंधी निर्णय लेते हुए मरीजों से परामर्श किए बिना। यह धारणा कि मरीजों को भी डॉक्टर के साथ मिलकर निर्णय लेने का अधिकार हो सकता, यह कभी भी औषधि के लोकाचार का भाग नहीं था। इसमें कोई अहंकार या द्वेष नहीं है, यह दो बिंदुओं की धारणा थी। हर मरीज अच्छा होना चाहता है, इसके इलाज का एक ही वैश्विक और सही तरीका है। अगर आप इन दोनों बातों में विश्वास रखते तो मरीज की सम्मति न लेने का मतलब समझ में आता है, लेकिन औषधि इस तरह नहीं चलती। पिछले 50 वर्षों में मेडिकल स्कूल धीरे धीरे बीमारी का इलाज करने, मरीजों का इलाज करने की ओर रुख कर रहे हैं, जिनका मतलब था इलाज की योजनाओं के विकल्प तैयार करना और फिर मरीज को उनमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनने देना। इस प्रचलन का एक कारण मरीज संरक्षण नियम थे, और एक अन्य कारण कैटर्स की प्रभावशाली किताब, जिसके अनुसार औषधि में क्या उचित है, इस बारे में मरीजों के मत बहुत भिन्न होते हैं, इसलिए उनके विचार को ध्यान में रखना आवश्यक है। कैटर्स ने लिखा, यह मान लेना बहुत ही खतरनाक मूर्खता है कि अपनी कला और विज्ञान के अभ्यास में चिकित्सक अपनी नेक नियति और सही विकल्प चुनने को अपनी योग्यता पर निर्भर कर सकते हैं। यह इतना आसान नहीं है। औषधि एक जटिल पेशा है, और डॉक्टरों एवं मरीजों के बीच का परस्पर विचार विमर्श भी जटिल होता है। जिनके अनुसार औषधि में क्या उचित है, इस बारे में मरीजों के मत बहुत भिन्न होते हैं, इसलिए उनके विचारों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। कैटर्स ने लिखा, यह मान लेना बहुत ही खतरनाक मूर्खता है कि अपनी कला और विज्ञान के अभ्यास में चिकित्सक अपनी नेक नियति और सही विकल्प चुनने में अपनी योग्यता पर निर्भर कर सकते हैं। यह इतना आसान नहीं है। औषधि एक जटिल पेशा है, और डॉक्टरों एवं मरीजों के बीच परस्पर विचार विमर्श भी जटिल होता है। वह आखिरी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। औषधि एक जटिल पेशा है, और डॉक्टरों और मरीजों के बीच का परस्पर विचार विमर्श भी जटिल होता है। क्या आप जानना चाहते हैं और कौन सा पेशा है इसके समान? वित्तीय सलाह। मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको नहीं बता सकता। मैं नहीं जानता कि आपको क्या चाहिए। मैं यह भी नहीं जानता कि आपको यह कब चाहिए, और मैं यह भी नहीं जानता कि आपको यह क्यों चाहिए। इसलिए मैं नहीं बताऊंगा कि आपको अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए। मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता जैसा उस डेंटिस्ट ने क्लेरेंस ह्यूरेज के साथ किया, लेकिन निस्संदेह रूप से डॉक्टर और डेंटिस्ट अयोग्य नहीं होते। उनके पास ज्ञान होता है, वे संयोगानुपात को समझते हैं, वे जानते हैं कि क्या काम करता है, तब भी जब मरीज उनके लिए कौन सा सही है। इस बारे में अलग निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। वित्तीय सलाहकार भी इसी तरह होते हैं। धन संपत्ति को लेकर कुछ वैश्विक तथ्य होते हैं, तब भी अगर लोग इस बारे में अलग अलग निष्कर्ष निकालें कि उन तथ्यों से अपने धन पर कैसे लागू किया जाए, इसे ध्यान में रखकर आइए कुछ ऐसी छोटी अनुशंसाओं को देखते हैं जो आपको अपने धन के साथ बेहतर निर्णय लेने में सहायता कर सकती हैं। सब अच्छा होने पर विनम्रता और खराब होने पर क्षमा और दया भाव ढूंढने में जितना हो सके उतना प्रयास करें, क्योंकि कुछ भी इतना अच्छा या खराब नहीं होता जितना दिखाई देता है। संसार बड़ा और जटिल है। भाग्य और जोखिम दोनों ही वास्तविक और पहचानने में कठिन है। खुद को और दूसरों को आंकते हुए यह ध्यान में रखिए, भाग्य और जोखिम की ताकत का आदर कीजिए, और आपको आपके ऐसी चीज़ों पर ध्यान देने की संभावना अधिक होगी जो आपके नियंत्रण में हो। साथ ही आपकी सही प्रेरणा स्रोतों व्यक्तियों को ढूंढने की संभावना भी अधिक होगी। कम अहंकार, अधिक संपत्ति। पैसों की बचत आपके अहंकार को और आय के बीच के अंतर
है और संपत्ति वह है जो दिखाई नहीं देती। इसलिए संपत्ति का निर्माण जो आप आज खरीद सकते हैं उसकी चाह को दबा कर किया जाता है ताकि आपके पास भविष्य में अधिक चीज़ें या विकल्प हों। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं। जब तक आप इस पर लगाम नहीं लगाते तो आप आज अपने पैसे के साथ कितनी ऐश करते हैं, आप संपत्ति का निर्माण नहीं कर सकते। अपनी धन संपत्ति का प्रबंधन इस प्रकार करें कि आप रात में चैन की नींद सो सकें। यह कहना इससे अलग है कि आपको सर्वाधिक प्रतिफल कमाने का लक्ष्य रखना चाहिए और अपनी आय का एक नियत प्रतिशत बचाना चाहिए। कुछ लोग तब तक चैन में नहीं सोएंगे जब तक वे सर्वाधिक प्रतिफल न कमा रहे हों। दूसरे या अपनी आय का एक नियत प्रतिफल प्रतिशत बचाना चाहिए। कुछ लोग तब तक चैन से नहीं सोएंगे जब तक वे सर्वाधिक प्रतिफल ना कमा रहे हों। दूसरे तभी तृप्त अनुभव करेंगे जब उन्हें रूढ़िवादी रूप से निवेश किया हो। हर किसी को अपना ही ढंग होता है, लेकिन कैसे मुझे रात में अच्छी नींद आएगी का आधार सभी वित्तीय निर्णयों के लिए सर्वश्रेष्ठ सार्वलौकिक दिशा में निर्देश पट है। यदि आप एक निर्देशक के रूप में सफल होना चाहते हैं तो सबसे शक्तिशाली चीज जो आप कर सकते हैं वह है अपनी समय परिधि को बढ़ाना। निवेश में समय सबसे शक्तिशाली बल है। वह छोटी चीजों में वृद्धि कर उन्हें बड़ा कर देता है और बड़ी गलतियों को धुंधला कर देता है। यह भाग्य और जोखिम को निष्प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन यह नतीजे को उस दिशा में मोड़ देता है जिसे लोग पात्र होते हैं। बहुत सी चीजों को गलत हो जाने पर स्वीकारना सीखिए। आप आधे से अधिक बार गलत हो सकते हैं और फिर भी विपुल संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि न्यून संख्या में कुछ चीज़ें अधिकांश परिणामों का कारण होती हैं। आप चाहें अपने पैसे के साथ कुछ कर रहे हों, आपको बहुत सी चीज़ों में काम ना करने पर संतोष करना होगा। संसार ऐसा ही है, इसलिए आपको अपनी उपलब्धियों का आंकलन अपने पूरे पोर्टफोलियो की ओर देख कर करना चाहिए, न कि अलग अलग निवेशों के आधार पर। संसार ऐसा ही है, इसलिए आपको अपनी उपलब्धियों का आकलन अपने पूरे पोर्टफोलियो की ओर देख कर करना चाहिए, ना कि अलग अलग निवेशों के आधार पर। बड़ी मात्रा में खराब निवेश और कुछ उत्कृष्ट निवेशों के में कोई बुराई नहीं। आमतौर पर यह सर्वश्रेष्ठ परिदृश्य होता है। अपने काम को आकलन करते समय अपने अलग अलग निवेश पर ध्यान केंद्रित करने से विजेता वास्तविकता से अधिक मेधावी नजर आते हैं और हारने वाले उससे अधिक खेदजनक नजर आते हैं जितना उन्हें होना चाहिए। संपत्ति का प्रयोग अपने समय पर नियंत्रण के लिए कीजिए, क्योंकि अपने समय पर नियंत्रण न होना खुशी के लिए एक शक्तिशाली और सार्वलौकिक अवरोध है। आप जो करना चाहते हैं जब करना चाहते हैं, करना चाहें जब तक करना चाहें, इसकी क्षमता वित्त में मौजूद अधिकतम लाभांश प्रदान करती है। कम दिखावटी और अधिक अच्छे बनिए। कोई भी आपकी जायदाद से इतना प्रभावित नहीं होता जितना आप खुद होते हैं। आप सोचते हैं कि आपको एक महंगी कार और बढ़िया गाड़ी की जरूरत है, लेकिन संभवतः जो आपको चाहिए वही वह सम्मान और प्रशंसा है, और उसे प्राप्त करने की अधिक संभावना दया और विनम्रता के द्वारा है बजाय हॉर्स पावर और कॉम के। बचत कीजिए, बस बचत कीजिए। आपको बचत के लिए किसी विशेष कारण की आवश्यकता नहीं। कार, अग्रिम भुगतान या फिर ऐसी किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए बचत करना अच्छा है, लेकिन उन चीज़ों के लिए बचत करना, उन्हें प्रभावित करना जिनके अनुसार अनुमान लगाना संभव है, बचत करने के सबसे अच्छे कारणों में से एक है। हर किसी का जीवन अप्रत्याशित चीज़ों की एक जंजीर है। बिना किसी विशेष उद्देश्य के लिए की जाने वाली बचत जीवन की निश्चित अप्रत्याशाओं के विरुद्ध हल होती है। सफलता के मूल्य को परिभाषित करें और फिर उसे चुकाने को तैयार रहें, क्योंकि कोई भी लाभप्रद चीज मुफ्त में नहीं मिलती। यदि याद रखें, अधिकतर वित्तीय मूल्यों पर प्रत्यक्ष प्राइस टैग नहीं होता। अनिश्चितता, दुविधा और पछतावा वित्त की दुनिया में आम वैल्यू हैं और वे अक्सर चुकाने योग्य होते हैं, लेकिन आपको उन्हें जुर्माने की बजाय या सजा के से बचा जाए शुल्क के रूप में देखना चाहिए, बदले में कुछ अच्छा पाने के लिए चुकाने लायक मूल्य। त्रुटि के स्थान पर आराधना करें। भविष्य में क्या हो सकता है और आप अच्छा प्रदर्शन करने के लिए क्या होते देखना चाहते हैं, इसके बीच का अंतर आपको सहनशीलता प्रदान करता है, और सहनशीलता समय के साथ कंपाउंडिंग का जादू बना देती है। त्रुटि के लिए स्थान अक्सर रूढ़िवादी बचाव के जैसा नजर आ सकता है, लेकिन अगर ये आपको खेल में बनाए रखता है तो यह वापस अपने मूल्य का कई गुना भुगतान कर सकता है। वित्तीय निर्णय की चरम सीमाओं से बचें। समय के साथ हर किसी के लक्ष्य और कामनाएं बदल जाते हैं, और जितने चरम आपके अतीत के निर्णय होंगे आगे बढ़ने में, पर उतना ही अधिक आपको उन पर पछतावा होगा। आपको जोखिम को पसंद करना चाहिए क्योंकि यह समय के साथ प्रतिफल प्रदान करता है, लेकिन आपको विनाशकारी जोखिम से बचना चाहिए क्योंकि यह आपको भविष्य में वो जोखिम लेने से रोकता है जो अच्छा प्रतिफल चुका सके। जो खेल आप खेल रहे हैं उसे परिभाषित करें और ध्यान रखें कि आपका व्यवहार उन लोगों को प्रभावित न करे जो आपसे अलग खेल खेल रहे हैं। अव्यवस्था का आदर करें। होशियार, जानकार और तर्कसंगत लोग वित्त में एक दूसरे से असहमत हो सकते हैं क्योंकि लोगों के लक्ष्य और कामनाएं एक दूसरे से अत्यंत अलग होते हैं। कोई एकमात्र सही उत्तर नहीं होता, बस वह आपके लिए काम करता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए क्या काम करता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 19 कंप्लीट। थैंक यू। प्लीज शेयर आवर वीडियोस। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। थैंक यू।